नमस्कार, लाइव लगातार के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और हमारे साथ हैं शुभम संदेश के सलाहकार संपादक राजेंद्र तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका। और आज हम लोग चर्चा करेंगे हमास इजराइल युद्ध का। आज 13वां दिन है और इन 13 दिनों में कई तरह की गतिविधियां हुई, कई तरह के उलटफेर हुए, कई तरह के घटनाक्रम हुए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर कही जाए तो कल जो अस्पताल में जो एक अटैक हुआ, रॉकेट का जो हमला हुआ है। हालांकि इस पर कई तरह की बातें आ रही हैं, विवाद भी आ रहे हैं कि वो मिसफायर था हमास का ही। हमास इजराइल पर ये आरोप लगा रहा है, इजराइल कर रहा है हमास पर है। इसके पक्ष में उन्होंने कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाइडन का भी दौरा था इजराइल का, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, कल ही क्लीन चिट दे दी थी और ये कहा था कि इसमें इजराइल का हाथ नहीं हो सकता। तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है। लेकिन पूरे विश्व पटल में और खासकर जो अरब मुल्क हैं और जो मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ पे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी सड़कों पर आ गए हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे राजेंद्र सर से। सर, सबसे बड़ी बात कि 13वां दिन हो गया, आज ऋषि सुनक आ गए, कल बाइडेन आए थे। हालांकि उनकी मीटिंग सिर्फ इजरायली प्रधानमंत्री से ही हो पाई। बात थी कि वो मिस्र के भी राष्ट्रपति, जॉर्डन के किंग और लेबनान यानी कि जो आसपास के जो मुल्क हैं उनके भी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। लेकिन अस्पताल में हमला होने के बाद सारा मामला जो है वो उलटफेर हो गया और अब जो स्थितियां हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, स्थितियां जो शुरू हुआ जैसे मामला कि हमास ने अटैक किया और जिसे आतंकी हमला बताया गया है या माना भी जा रहा है, जिस तरह का अटैक था, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद इजराइल ने जिस तरह से किया और तो अमेरिका और बाकी देश इजराइल के साथ जिस तरह खड़े हुए, तो स्थितियां तो गंभीर होती जा रही हैं और दिनों दिन गंभीर होती जा रही हैं। अस्पताल पे हमले के बाद और ज़्यादा गंभीर हो गई। अब इजराइल भले कहे कि उसने नहीं किया, और जो इस्लामिक जिहाद नाम का कोई संगठन है कि उसका मिसाइल उसमें चला गया, मतलब मिसफायर कर गया या वो गलती से वहाँ घुस गया। हाँ, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो कुछ अलग तरह की हैं। और इसके साथ ही ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। आज सुनक पहुँच रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पहुँचने से कुछ ये लोग क्या करेंगे? ये लोग इजराइल को मजबूती प्रदान करेंगे। इजराइल को मजबूती प्रदान करने का मतलब हुआ कि आप फलस्तीनियों को निपटा देना चाहते हैं। जो इजराइल चाह रहा है कि भाई वो हमास को कह रहा है हमास को खत्म करेंगे, लेकिन तरीका क्या है? तरीका तो फलस्तीनियों को खत्म करने का है। कि गजा से भाई सारे लोग चले जाए, हम उस पर अटैक करेंगे, गेहूं के साथ घुन वाली बात। हाँ, तो अब वो कहाँ चले जाए? बहुत छोटी सी पट्टी है, उसमें 21 लाख लोग रहते हैं। चाहे आप उनको इधर से उधर ढकेल दो, उधर से इधर ढकेल दो। इजिप्ट ने कह रखा है कि हमारे यहाँ कोई घुसेगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ? और बाकी तरफ इजराइल है। तो वो स्थितियां तो बहुत गंभीर होती जा रही हैं। और जो गल्फ कंट्रीज की बात है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की जो जितनी कंट्रीज हैं, उनमें बड़ी दिक्कत है। वो दरअसल उनमें राजशाही है अधिकतर जगह, कहीं लोकतंत्र तो है नहीं। लोग कुछ और सोचते हैं और वो वहाँ का जो राजा है, जो शाह है, जो अमीर है, वो कुछ और सोचता है। तो ये एक बड़ी उलटबाजी है वहाँ पर। अब देखते हैं कितने दिनों तक वो इसे वहाँ का जो रूलिंग क्लास है वो कितने दिनों तक अपनी जनता की अनदेखी कर सकता है। कल जो अस्पताल में जो अटैक हुआ, 500 लोग मारे गए या 200 मारे गए, ये अलग बात है। लेकिन अस्पताल में ही अटैक होना एक बहुत विडंबना है, क्योंकि वहाँ पे तो जो मरीज है, जो इलाजरत है, जो घायल है, वो है, स्वास्थ्यकर्मी है, डॉक्टर होंगे, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होगी और जो सपोर्टिंग जो स्टाफ है वो होते हैं। वहाँ पे हमला, अब ये कहना कि मिसफायर हुआ है, चाहे वो इस्लामिक जिहाद की ओर से हो या हमास की ओर से या हिजबुल्लाह की ओर से हो, ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इजराइल ने कुछ बातें रखी हैं, लेकिन उसको अभी तक विश्व पटल पर मान्यता नहीं मिल पाई है। ये अलग बात है कि जो बाइडेन ने कल क्लीन चिट दे दी है। भारत ने भी जो बड़ा संतुलित बयान दिया है, भारत तो थोड़ा, जो बाइडेन, देखिए क्या है, अमेरिका तो डे 1 से इजराइल के साथ है और अब तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें इजराइल के साथ रहा। तो क्लीन चिट देने की बात ही नहीं है। बात ये, वो तो साथ थे ही पहले से, तो उनको तो ये कहना ही था। और उसी के चलते जो अगली बैठकें होनी थी वो बैठकें खत्म हो गई, नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई। जिसे उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकलता, लेकिन वो मध्यस्थता क्या करेंगे?
हालांकि एक दुनिया की ताकत होने और उसके लीडर होने के नाते उनकी भूमिका बनती है, लेकिन अगर वो पक्ष ले रहे हैं तो फिर कोई भूमिका नहीं बनती है, फिर तो चीज़ें अलग तरह से तय होंगी। सुनक के साथ भी यही है कि भाई वो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन कल अगर बैठक हो जाती जो नहीं हो पाई, चाहे जॉर्डन नहीं, के साथ, कैसे होती? अगर हॉस्पिटल पर अटैक हुआ और उस पर आपने जिस तरह से इजराइल को क्लीन चिट दी, आज तक इजराइल को उन्होंने कुछ बोला है कि आप ऐसा करो ऐसा ना करो? कुछ बोला? आप हमास को निशाना बनाओ लेकिन गजा के लोग निशाना नहीं बनना चाहिए, ऐसा बोल सकते थे? नहीं। हालांकि अमेरिका ने एक बार कहा था कि सोच समझ कर वो हमला करे, हम लोगों को देखिए, ये एक जो होता है ना, थोड़ा आंखों का पानी रखने के लिए इस तरह का बयान साफ साफ भी कह सकते, हाँ, साफ साफ भी कह सकते थे कि ऐसा इस तरह की चीजें नहीं हो, हम हमास को ढूंढ के आप मारो, लेकिन फलस्तीनियों पर अटैक नहीं होना। और देखिए कितने फलस्तीनी मरे हैं, सब हमास के लोग थोड़ी मरे हैं। हमास के लीडरशिप तो बाहर बैठी हुई है या टनल के अंदर, या टनल के अंदर है। जो लोग 21 लाख लोग वहां रह रहे हैं वो, और एक अनुमान लगाइए कि 21 लाख, मान लीजिए कि एक छोटी सी जगह पर 21 लाख लोग हों और उनको कह दिया जाए कि साहब 24 घंटे में खाली कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ अटैक करने वाले हैं। मुझे तो बड़ी घटना लगती है। और उत्तर से दक्षिण चले जाइए, वो छोटी सी जगह, चाहे उत्तर में रहे, दक्षिण जाके क्या करेंगे? कितना वो हो जाएगा। दुनिया की सबसे डेंस जगह है वो, डेंसली पॉपुलेटेड जगह, दुनिया की सबसे ज्यादा। वहां पर आप लोगों को निशाना बना रहे हैं। और ये वैसे ही कुछ हो गया कि भाई जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी चीजें हुई थी और उस तरह से चीजें हो रही हैं, और ये चीजें गंभीर होती जा रही हैं। ये अगर एक लेवल तक पहुंच गई तो इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगे, और ये फिर हो सकता है कि दुनिया के बहुत सारे लोग इस देश इन्वॉल्व हो जाएं। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से थोड़ा प्रेशर बन रहा है, ईरान तो साफ साफ खड़ा है उसके साथ, ठीक है, खुल करके अपने सैनिक नहीं भेज रहा है, लेकिन हिजबुल्ला के जरिए, और हिजबुल्ला तो उसी कंट्रोल में रहता है, और उसकी मदद के बिना इतना बड़ा हमला भी नहीं हो सकता था जो इजराइल पे हुआ। और हिजबुल्ला भी सामने खुल के आ ही गया, हमले वो भी कर रहे हैं। तो और अभी रूस ने बहुत क्लियर नहीं कहा है कुछ, चाइना ने भी नहीं कहा है। जो दो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाइना और यूएस खुल करके इजराइल के साथ है, लेकिन चाइना अभी तक खुल कर पत्ते नहीं खोले। रूस ने भी उस तरह से नहीं खोले। ये जरूर कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, लेकिन यूक्रेन में तो अमेरिका भी फंसा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है तो यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है। 2 बेड़े तो उसने उतार दिए वहां। 2 बेड़े उतारने का मतलब क्या हुआ? 2 बेड़े उतारने का मतलब कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं। एक और एक बात देखने को मिल रही है कि कहने को तो इजराइल पूरी तरफ से जो अरब मुल्कों से घिरा हुआ है, लेकिन जो शरणार्थी के रूप में जाना चाह रहा है, मिस्र ने अपना ब्लॉक कर दिया है, जॉर्डन ने मना कर दिया, लेबनान मना कर रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि वाकई ये सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ दिन के लिए पूरी तरह से मान लिया जाए कि नहीं रखना है, लेकिन जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, युद्ध समाप्त नहीं हो जाते, तब तक क्या शरणार्थी बनाकर नहीं रख सकती है? देखिए, इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि इजराइल उस इलाके को खाली करा लेना चाहता है कि इलाका खाली हो जाए तो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, बात खत्म हो गई, वो चाहे जहाँ जाए। अभी भी आज की तारीख में भी जितने फलस्तीनी वहाँ रहते हैं, उससे ज़्यादा शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों में रहते हैं। बिल्कुल, उससे ज़्यादा दूसरे देशों में रहते हैं। तो इजराइल की रणनीति तो ये है कि इसके चलते वो खाली हो जाए वो इलाका, तो उनका झंझट खत्म हो, और वो पूरी तरह भाई उन्होंने पिछले दिनों भी वहाँ सेटलर्स इलीगली बसाए हैं ना, इसी तरह से कि उस इलाके में अपना कब्जा होता जाए। और वो नक्शा तो सब जगह आप देख सकते हो कि 48 के बाद से कैसे कैसे कितना इजराइल था और कितना हो गया, और फलस्तीन कहाँ सिमट गया। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसमें दूसरे देशों ने शरणार्थियों के आने देने से मना कर दिया कि हम नहीं आने देंगे। या फिर जॉर्डन के साथ जो हुआ था, हाँ, वो भी एक सबक है कि भाई एक बार जब, और दूसरा क्या है, पूरी लीडरशिप जो मिडिल ईस्ट की है, वो लीडरशिप लेन देन आधारित लीडरशिप है। कभी अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए ये लोग, आप सोचिए पहले। ये मामला इजराइल का नहीं है, ये मामला अमेरिका का है। अमेरिका के खिलाफ कौन? सऊदी खड़ा हुआ कि यूएई खड़ा हो, कौन खड़ा हुआ? एक इराक खड़ा हुआ, तो उसका हश्र क्या कर दिया इन लोगों ने? कितने झूठ बोले उसमें,
इराक को लेकर के जितने क्लेम किए थे, न्यूक्लियर और क्या क्या, सब चीजें गलत निकली और उसको बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा देश था, उसको खराब कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ जहाँ पे अमेरिका जाता है, वो देश अगर अपने बूते कुछ कर ले, जैसे वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया एक तरह से, बिल्कुल, तो वो खड़ा है, छोटा सा देश, तो वो खड़ा है। जहां अमेरिका की चालें चल गई, ढंग से चली, वो देश बर्बाद हो गए। पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए क्या है। तो ये सारे अमेरिका के मोहरे बने और अमेरिका ने उनको बर्बाद कर दिया। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है। अब जब 13 दिन युद्ध के हो गए और अभी तक कोई हल निकलता नजर भी नहीं आ रहा है। एक उम्मीद थी कि शायद बाइडन जाए और संधि बंदी करे, कुछ मध्यस्थता करे, शायद कुछ, वो भी अब खत्म हो गया। सुनक गए, आप जैसा बता रहे हैं, सुनक भी जाके वही करेंगे जो बाइडन करके आए। तो अब इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? भाई, समझौते की स्थिति तो तब बनती जब आप तटस्थ होकर के उस पर, अगर आप मानेंगे कि फलस्तीनी लोग दोषी हैं तो समझौता किस बात का होगा? अगर आप मानेंगे कि इजराइल बिल्कुल सही है तो किससे समझौता? बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें, समझौता या बीच का रास्ता या सीज फायर या जो भी, वो तब हो सकता था जब आप तटस्थ दिखाई दें और आप जो तथ्य आ रहे हैं उनकी जांच करें और जो चीजें सही हैं उनके साथ खड़े हो और वो बात करें। तो अब भविष्य क्या दिख रहा है? बाइडन तो चले गए, बाइडन चले गए, सुनक भी चले जाएंगे ऐसे आकर के सपोर्ट देने आए। आगे देखिए, अगर स्थितियां इसी तरह से रही तो ये मामला बढ़ सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक चीज हो सकती है। यूक्रेन में चीजें चल ही रही हैं, इस तरफ हैं, और जिस तरह से रशिया जिस तरह बैठा हुआ है, जिस पिछले 2 साल से उसका जो रुख रहा है यूक्रेन के बाद से, तो रशिया एक बड़ी पावर है। भले उसका पैसा बहुत, भाई ये भी कहा जाता है रशिया तो खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस में खत्म हो जाएगा। आप देखिए, भारत, हम लोग खड़े अमेरिका के साथ होते हैं, फायदा रशिया से उठाते हैं, ये भी चीजें हैं। रशिया की इकोनॉमी तो बैठी नहीं, रशिया की इकोनॉमी तो बैठी नहीं। पूरा यूरोप रशिया का तेल ले रहा है, लेकिन भारत के जरिए ले रहा है। तो रशिया को जो पैसा मिलना है, उसकी इकोनॉमी जिस चल रही है वो चल ही रही है। तो आने वाले दिनों में अगर ये चीजें और गंभीर हुई, जैसा होती हुई दिखाई दे रही, तो फिर देशों को पक्ष लेना पड़ेगा। कुछ देशों को अपनी राजनीति के चलते और कुछ देशों को अपनी जनता के दबाव में, मजबूरी में, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की बात करें। बिल्कुल, ईरान खुद के सामने आ गया और उसने धमकियां भी दे रखी हैं। ईरान तो शुरू से हमेशा ही वो रहा है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा देश है जो हमेशा से खुल करके रहा है, और जबकि वो शिया कंट्री, बाकी सब सुन्नी है और बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, हिजबुल्लाह भी शिया, हमास सुन्नी, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें गौण हो गई। तो चीजें एक अलग तरह से, अभी देखिए 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। जो बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस जो उसने की है चीन ने पिछले दिनों, उसमें जमावड़ा देखिए कितना बड़ा है, और जो लोग यूरोप के कितने देश उसमें गए, अफ्रीका के कितने देश उसमें गए, और सबसे बड़ा मुझे लग रहा है जमावड़ा देशों, 147 देश शायद उसमें थे। तो इतना बड़ा जमावड़ा तो कोई नहीं किया अभी तक, ना अमेरिका करता है, कोई चीन ने कर लिया। और चीन जिस तरह की भूमिका में है, तो सिर्फ एक डिटरेंट यही हो सकता है, चीन ही एक बड़ा डिटरेंट हो सकता है कि ये चीजें बहुत आगे ना बढ़ें। और कोई डिटरेंट मुझे दिख नहीं रहा। और अगर ये डिटरेंट काम नहीं किया तो फिर जो कहा जाता है, बहुत दिनों से कहा जा रहा है, तीसरा विश्व युद्ध, तो हम कुछ और उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ना हो, दुआ करें कि ऐसा नहीं हो। लेकिन तो, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अब चीन पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो फिर अमेरिका के वर्चस्व का क्या? नहीं, अमेरिका का वर्चस्व, ये सदी अमेरिका के वर्चस्व पे टूटने की सदी है। हम लोग जब 2001-2 में जब ये सदी आई थी, तब जो जिस तरह का चीन था, मैं तो उसके बाद चीन गया, काफी दिन वहां पे बहुत घूमा, तो चीन की जो छवि थी और चीन जो हम जानते थे किताबों से, अखबारों से, वो चीन बिल्कुल बदल गया था। हम ये 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज चीन जो है वो हर चीज में अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। भाई देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किसी का मुकाबला कर सकते हैं तो आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आप नॉलेज जनरेशन
इस काम में लीडर हैं तो आप दुनिया के लीडर हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। चीन उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। जो नॉलेज सेंटर्स जो अमेरिका में हैं, पहले ब्रिटेन में थे या यूरोप में थे, तो यूरोप लीडर था दुनिया का। अमेरिका शिफ्ट कर गए तो अमेरिका लीडर है। अब वो चीन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखिए जो ये आते हैं रैंकिंग्स आती हैं यूनिवर्सिटीज़ की और ये सारी चीज़ें, उसमें कितनी तेज़ी से चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ रही। टॉप 10 में चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आ गई, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं टॉप 10 में। और एशिया में तो वही है, वही टॉप रहती हैं ढेर सारे उसमें। और जो ये आप देखिए टेक्नोलॉजी जो इस समय की है, उसमें भी वो अमेरिका से पीछे नहीं है इस समय। तो ये सारी चीज़ें अगर चीन के पास हैं, इसी के चलते जो बैलेंस है वो शिफ्ट हुआ है चीन की तरफ। जी, एक आखिरी सवाल है सर, कि भारत का क्या रुख होना चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया था कि इजराइल के साथ है वो, लेकिन जो विदेश मंत्रालय से जो पत्र जारी हुआ उसमें थोड़ी बातें दूसरी थी, इतनी स्पष्ट नहीं थी। कल भी जो रिएक्शन आया हॉस्पिटल पे हमले के बाद, उसमें भी क्लियर नहीं था कि आप, उन्होंने कहा जो जिम्मेदार है उन पर मतलब देखिए अपने यहाँ भी वही दिक्कत है। अपने यहाँ दरअसल हम लोग जो कहा जाता है गवर्नमेंट के स्तर पे कि हमें जहाँ फायदा होगा हम उस तरफ जाएंगे, देश का हित देखते हैं। हर कोई अब विदेश नीति में देश का हित देखता है, दूसरे देश का हित तो कोई नहीं देखता है। लेकिन हमारी दिक्कत ये है, ये करते करते हम इतनी नावों पर दिखाई देने लगते हैं। हम रूस के साथ भी हैं, हम चाइना को भी खुल के कुछ नहीं कह पाते हैं, हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, अरब के भी साथ हैं, अरब के साथ भी हैं। तो इन तमाम जब ये चीज़ें अगर आगे बढ़ती हैं, ये इजराइल और हमास वाला जो मामला ये अगर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल भारत की होगी, ये दिक्कत आएगी भारत। लेकिन एक अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो अभी तक की जो स्थितियां रही हैं इजराइल के ही पक्ष में जा रही हैं। नहीं तो इजराइल के पक्ष में जा रही हैं, तो फिर जब आप एक पक्ष ले रहे हैं, भारत का अब तक का ये रहा है कि वो पक्ष नहीं लेता रहा है, गुटनिरपेक्ष नीति रही है। गुटनिरपेक्ष वही। और ये जो रिजीम है ये भी यही बात, विदेश मंत्रालय यही बात कहता है कि हम किसी के साथ नहीं, हमें जहाँ फायदा है वहाँ, हमारे देश का जहाँ फायदा है वहाँ हम रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार ऐसी जगहों पर जब जिन मूल्यों के लिए आपका देश खड़ा है, जिन मूल्यों पर आपका देश बना है, उन मूल्यों के साथ भी खड़े होने की जरूरत पड़ती है। तो उन मूल्यों के साथ अपना फायदा देखें, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें इस समय गड़बड़ाती नजर आ रही हैं। तो दिक्कत अपने देश के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ ये है कि अभी वो ना खुल करके फलस्तीन के पक्ष में बोल पा रहा है, इजराइल के पक्ष में बोला था। उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया वही हमारा ऑफिशियल स्टैंड हुआ देश का, जो विदेश मंत्रालय का बयान है। ट्वीट तो नहीं हो सकता ऑफिशियल स्टैंड। तो उसने बैलेंस करने की कोशिश की, थोड़ा बचने की कोशिश की। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल वाले के बाद, हॉस्पिटल वाले में जो प्रधानमंत्री का बयान है वो गोलमोल है कि जो भी जिम्मेदार हो। जांच की भी मांग नहीं की है, किसकी जांच होनी चाहिए और पता चलना, ये भी मांग नहीं की गई। तो इन सारी चीज़ों से स्पष्ट है कि हम बहुत ऐसी स्थितियां अगर गंभीर होती हैं तो हमारे लिए एक पाला तय करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और अगर हम पाला तय, जैसा आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल के पक्ष में हम खड़े होंगे, तो इजराइल के पक्ष में खड़े होंगे तो आपका ढेर सारी चीज़ें दूसरे पक्ष की तरफ से पर निर्भर करती हैं। चाइना पे इस बात को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ड्रग इंडस्ट्री चाइना पे डिपेंडेंट है, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री 100% चाइना पे डिपेंडेंट है, और हम इलेक्ट्रॉनिक 100 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार चाइना से करते हैं, जिसमें चाइना से इंपोर्ट है ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। 120 बिलियन के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं और 25-30 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट है। और वो जो इंपोर्ट है, उस इंपोर्ट पर हमारा ढेर सारा एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। तो इसमें ये भी बड़ी चीज़ है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए चीज़ें फंसी हुई हैं। तो जैसा सर ने बताया कि अभी जो हमास इजराइल का जो युद्ध हो चुका है, 13 दिन हो चुके हैं, और अब इसका अंजाम क्या होगा इस बारे में अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य हो, विश्व के देश जो हैं वो आगे आएँ और इसको इस पर कोई समाधान निकालें, इस पर कोई
एक दोनों पक्षों को मिलाकर बैठकर बातें हों। हालांकि दुर्भाग्य है कि जो बाइडेन कल गए थे लेकिन बात नहीं बन पाई। दरअसल सुनक एक चीज बोले जी। स्टेट्समैन लाइक लीडर कोई दुनिया में इस समय नहीं दिखाई देता है। जी जैसे एक समय में मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे वो थे नासिर, जो तीसरी दुनिया की बात अगर करें तो ऐसे लोग अब नहीं दिखाई देते हैं। अमेरिका का तो वही रुख रहना है, लेकिन वो ताकतें, वो लीडर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लीडर अगर होते तो शायद कोई रास्ता बनता। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका समाधान निकले। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।